क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये तो बता दिया था ना फंगस वॉल वगैरह किसकी बनी होती है ना? नहीं, देखो चलो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो हमने फंगस सेल पढ़ लिया था। एक्चुअली क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई होगी कि जो फंजाई होते हैं, तो सिर्फ एक ही फंजाई है जो यूनिसेलुलर, ओनली ईस्ट इज द फंजाई विच इज यूनिसेलुलर। तो ईस्ट एक अकेला ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर। इसके अलावा जितने भी फंजाई हैं दे ऑल आर मल्टीसेलुलर। तो ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई, है ना, और इसके अलावा बाकी सब मल्टीसेलुलर। तो जितने भी फंजाई हैं तो दे ऑल आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। So they all are multicellular eukaryotic organism। तो ये जितने भी फंजाई है सब मल्टीसेलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो फंजाई मिलकर के बना होता है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली सेल नहीं होता। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, इट इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये सेल भी कह सकते हैं। तो दिस इज मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेल वॉल बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर इसमें इस तरह से प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। और इसमें नॉर्मली बहुत सारी, नॉर्मली है ना, ऐसा मतलब इट्स नॉट कंपलसरी, कई तरह का हो सकता है। तो नॉर्मली इसमें बहुत सारी, जस्ट नॉर्मली इसमें, एक मिनट होता है। तो फंजाई जितनी है ना, तो ये जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है फंजाई का, वो इस तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। और इन स्ट्रक्चर्स के बीच बीच में कुछ, बीच बीच में यहाँ पर सेल्स पाई जाती है ना, न्यूक्लियस पाई जाती है, सॉरी न्यूक्लियस पाई जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइफ। और बहुत सारे हाइफा मिलकर के, बहुत सारे हाइफा मिलकर के इस तरह से है ना स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं माइसीलियम। तो हाइफा मिलकर के माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर फर्दर माइसीलियम किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, किसी भी फंजाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बहुत सारे हाइफा मिलकर माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो माइसीलियम है ना या हाइफा है, ठीक है, तो हाइफा इसकी बेसिक मतलब सेल की जगह यहाँ पर हमने किस चीज को रिप्रेजेंट किया, हाइफा को। ठीक है, जहां पर डिस्कनेक्ट हो, जहां पर आपको कुछ ना समझ में आए, प्लीज आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर होगा हाइफा, है ना। तो हाइफा की जो आउटर वॉल होती है, अब देखो थोड़ा सा हाइफा को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वॉल हो गई, और हाइफा की एक्सटर्नल वॉल। तो हाइफा की जो एक्सटर्नल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है ना, और इसके अंदर भरा होता है प्रोटोप्लाज्म, है ना। और
अंदर पाया जाता है। ये हो गई न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस और बाकी इसके अंदर यहाँ पर पाया जाता है ये जो आपका ग्राउंड स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, है ना? और ये न्यूक्लियस। इसके अलावा बाकी के भी सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं क्योंकि ये प्रॉपर कैसे होते हैं, ये एक यूकेरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ पाया जाता है, ठीक है? अब देखो हाइफा यहाँ पर अब बात आती है हाइफा कितने टाइप के होते हैं। फंजाई का धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ, है ना? सो अब ये देखिए हाइफा 3 तरह के हो सकते हैं। तो हाइफा कैन बी ऑफ 3। तो हाइफा 3 टाइप के हो सकते हैं, है ना? तो सबसे पहला जो हाइफा होता है, पहले तो सबसे पहले हाइफा इसी तरह के होते हैं जो आपने ऊपर पढ़ा। तो ये इस तरह का एक हाइफा होगा, है ना? और हाइफा के अंदर ये इस तरह से प्रोटोप्लाज्म भरा होगा और इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस स्विम कर रही है, ठीक है? तो पहला हाइफा हमारा ये हो गया, ठीक है? इसे क्या बोलेंगे? इस हाइफा को हम लोग बोलेंगे एसेप्टेट। यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड की, तो यहाँ सेल डिवीजन जब हो रहा था, तो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, लेकिन यहाँ पर सेल का डिवीजन मतलब प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। तो पहले हाइफा हो गए एसेप्टेट, ठीक है? अब दूसरे वाले जो हाइफा होते हैं, दूसरे कुछ ऐसे हाइफा होते हैं, जिनमें क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, इस तरह से छोटे-छोटे सेप्टा बने होते हैं, है ना? तो यहाँ पर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है, फिर प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं हो पाता है। इस तरह के जो हाइफा होते हैं और इनमें यहाँ पर क्या है, ये बीच-बीच में न्यूक्लियस है। आप समझिए, ठीक है? इस तरह के हाइफा में तो इसमें सेप्टा तो बने लेकिन पूरे सेप्टा नहीं बन पाए। इसे हम कहते हैं पार्शियली पार्शियली सेप्टेट हाइफा, है ना? तीसरे वो हाइफा होते हैं जिनमें कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है, फिर इस तरह से प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड होता जाता है। मतलब कि सेल डिवीजन पूरा होता है। तो पहले क्या होती है कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, फिर साइटोकाइनेसिस भी होती है। ये नॉर्मल सेल की तरह होते हैं, ठीक है ना? इस तरह के हाइफा को हम लोग क्या बोलते हैं? इन हाइफा को हम सेप्टेट कहते हैं। अब देखेंगे तो हाइफा कहने सबसे पहले फंजाई में जो डेवलपमेंट हुआ तो सबसे बैकवर्ड जो फंजाई होगी उसमें एसेप्टेट हाइफा पाए जाएंगे, जो और थोड़ी सी एडवांस होगी उसमें सेप्टेट पाए जाएंगे, है ना? और जो पार्शियली सेप्टेट पाए जाएंगे और जो बिल्कुल एडवांस होंगे उनमें कैसे पाए जाएंगे? सेप्टेट पाए जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये जो ये वाले हैं जो पार्शियली सेप्टेट हैं, इनमें दो सेल्स के बीच में इस तरह के छेद पाए जाएंगे, होल पाए जाएंगे, है ना? तो दोनों के बीच में इस तरह के होल पाए जाते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टल पोर कहते हैं, ठीक है? इन्हें हम सेप्टल पोर बोलते हैं, राइट? या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल पोर बोलते हैं, सेंट्रल पोर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? अर्पित, आयुषी, सांची, क्लियर है बेटा? सर हाँ, सर बोलो एक बेटा। पार्शियली बता दो हाँ, पार्शियली सेप्टेट वो होते हैं जिनमें कि देखो नॉर्मली क्या होता है, अभी आप नोट कर लेना, पहले मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा दूं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सेल, मान लो हमारे पास एक ये सेल है, तो अभी क्या है ये सेल डिवाइड करेगी, तो नॉर्मली क्या होता है सबसे पहले सेल की न्यूक्लियस डिवाइड होती है। तो ये जो सेल की न्यूक्लियस है दिस इज न्यूक्लियस, है ना? तो सेल में दो चीज होती है मेजरली, एक न्यूक्लियस, दूसरा प्रोटोप्लाज्म। तो पहले सेल डिवाइड होती है, तो सेल में न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होती है ना? सॉरी, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है। तो नॉर्मल, ये मैं नॉर्मल डिवीजन किसी भी यूकेरियोटिक सेल की डिवीजन की बात कर रहा हूं, तो न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गई। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है? फिर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने जाने के बाद जब न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगी, अब इसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो प्रोटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा? प्रोटोप्लाज्म ऐसे डिवाइड होता है तो ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से एक वॉल बनना शुरू होती है और ये बाल वॉल बीच में जाके जुड़ जाती है और इस तरह से ये एक ये सेल और एक ये सेल, इस तरह से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है ना? तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, पहले उस पे होती है कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस डिवीजन में पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर दूसरा जो डिवीजन होता है इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, है ना? तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। अब इस तरह से ये सेल डिवाइड कर गई। अब क्या होता है, जो पहले मैंने बताया एसेप्टेट, तो एसेप्टेट वाले में क्या हुआ कि
जो एसेप्टेट हाइफा थे उसमें बार बार क्या हो रहा है, उसमें बार बार न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जा रही है ना, डिवाइड हो रही है ना, तो बार बार न्यूक्लियस डिवाइड हो जा रही है, तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है बट नो साइटोकाइनेसिस, है ना, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, तो कैसे हाइफा बनेंगे, एसेप्टेट। ठीक है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, अब देखिए दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले की बात किया जाए। सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि यहां पर पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस के समय हाइफा ऊपर से भी बना और नीचे से बना, लेकिन पूरी तरह से आपस में बीच में मिल नहीं पाया, तो बीच में क्या हो गया, होल रह गया। इस होल से न्यूक्लियस नहीं पास हो सकती है, लेकिन इस होल से प्रोटोप्लाज्म या मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। तो यहां पे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई और फिर क्या हुआ, पार्शियल साइटोकाइनेसिस हुई। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पार्शियली सेप्टेट हाइफा। क्लियर है क्या, यस सर। समझ में आ गया ना। यस सर, आ गया। अच्छा, एक और बात, ये वाले जो हाइफा होते हैं, ये वाले कौन से, ये वाले हाइफा जो एसेप्टेट होते हैं, इनमें बहुत सारी न्यूक्लियस है ना, तो कैसे हम क्या बोलेंगे, सेल कैसी है, एक सेल है, तो इसमें कंडीशन कैसी, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट, है कि ना, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट है, कह सकता हूं ना मैं। यस सर। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन सिर्फ फंजाई में पाई जाती है जिसमें एक सेल में बहुत सारी न्यूक्लियस हो, ऐसी सेल्स को क्या कहा जाता है, सिनोसिटिक हाइफा। इन्हें सिनोसिटिक हाइफे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या सिनोसिटिक सेल बोलेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग बताओ। आयुषी, सांची, क्लियर है बेटा। यस सर। ठीक है, राइट, तो पहले आप पीछे वाला नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से। तो ये एसेप्टेट हाइफा होते हैं, उनमें सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है। दूसरे हो गए पार्शियली सेप्टेट, उनमें सेप्टल पोर पाया जाता है, एक छेद पाया जाता है बीच में। देखो सपोज दैट आपके घर में दो कमरे हैं, दोनों कमरे के बीच में एक दीवार है और दीवार में बीच में दरवाजा लगा है, तो क्या हुआ, आप ये कहेंगे कि एक बड़ा सा कमरा था वो पार्शियली सेप्टेट है ना, उसमें बीच में जो दरवाजा है उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल पोर बोल देंगे। सर कैन यू टर्न टू नेक्स्ट स्लाइड? हाँ श्योर। इसको कोइनोसिटिक मत पढ़ना, सिनोसिटिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सर वो सेकंड पे लिखा है, वो ओ है या सी? कहाँ पे, सिनोसिटिक यहाँ पे, फिर काइनेसिस के बाद वाला स्टेप पार्शियली साइटोकाइनेसिस, सॉरी दिस, साइट। ये सी है, ये साइटोकाइनेसिस। तो हमेशा जब भी सेल डिवाइड होगी पहले कैरियोकाइनेसिस, मतलब कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस टूट जाना, साइटो मींस साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मींस टूट जाना, तो न्यूक्लियस का टूटना कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का टूटना साइटोकाइनेसिस।
हो गया क्या? Yes, sir. आगे चला जाए? यस सर। ठीक है, चलो सबको क्लियर इसका मतलब है। ठीक है, आयुषी समझ में आ रहा है? आयुषी Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसमें देख लेते हैं फंजाई में पहले एसेक्सुअल, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, कितने टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखो मैं टाइप आपको बताता हूँ कितने टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, पहले सेक्सुअल लिखते हैं, पहले हेडिंग डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई में कितने टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है देखिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन। देखो प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन ये पहला टाइप है। तो प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन में क्या होता है कि इसमें प्लेनोगैमेटिक जो होते हैं ये इस तरह के गैमीट होते हैं, है ना? तो पहले क्या होता है, इनमें दोनों गैमीट एक तरह से हैं, तो इनको हम आइसोगैमस बोलते हैं। अगर फीमेल बड़ा है, फीमेल लार्जर है और मेल छोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमी बोलते हैं, है ना? यहाँ पर आप मेल और फीमेल दोनों एक जैसे हैं। और यहाँ पर अगर तीसरा टाइप क्या होता है, तो प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन 3 तरह से हो सकता है। पहला आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी और तीसरा ooगैमी। ooगैमी में ये आप देखते हैं जो एग है ये इमोबाइल है ना? और बहुत बड़ा है, स्पर्म बहुत छोटा होता है, तो इसको हम ooगैमी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? दे आर फ्लैजिलेट, है ना? पहली खास बात क्या हो गई, दे आर फ्लैजिलेट, तो ये फ्लैजिलेट होते हैं। और कैसे होते हैं? फ्लैजिलेट होने के बाद मोस्टली किसमें होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये वाटर में बनेंगे तभी तो भाई इसे स्विम कर पाएंगे, है ना? तो प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन। अच्छा एक और खास बात, दे आर नेकेड। नेकेड का क्या मतलब हुआ? नेकेड मीन्स क्या हुआ? दे डू नॉट हैव सेल वॉल, है ना? तो फ्लैजिलेटेड होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और नेकेड होते हैं। दूसरा होता है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, तो सेकंड टाइप है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें यहाँ पर जो फीमेल गैमीट होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसको ooगोनियम कहते हैं। मेल वाले को एंथेरिडियम कहते हैं, ठीक है ना? एंथेरिडियम क्या करता है कि यहाँ पर ooगोनियम के अंदर एक ट्यूब पेनिट्रेट कर देता है। ये जो ट्यूब पेनिट्रेट कर देता है, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकते हो क्या कहते हैं? बोलो भाई। नहीं, इसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं। ट्यूब, तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू न्यूक्लियस ट्रांसफर कर देता है। इसको गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। अब आते हैं गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। गैमिटेंजियल कॉपुलेशन में इनको हम गैमिटेंजिया कहते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है, दो हाइफा एक दूसरे के पास में आते हैं और यहाँ से ये दोनों गैमिटेंजिया सेपरेट होती हैं और गैमिटेंजिया फ्यूज हो जाती हैं। दिस थर्ड टाइप इज कॉल्ड गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है। फोर्थ टाइप होती है स्पर्मेटोगैमी। स्पर्मेटोगैमी में क्या होती है, ये फीमेल जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फीमेल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है बॉटल नेक की तरह, है ना? जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट सॉरी स्पर्मेटोगैमी में। तो स्पर्मेटोगैमी में फीमेल जो होता है इसको ट्राइकोगाइन बोलते हैं और मेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटियम बोलते हैं। स्पर्मेटियम और ट्राइकोगाइन फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पर्मेटियम होता है ये कैसा है, नॉन मोटाइल, इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो ये नॉन मोटाइल होता है और ये फ्यूज जाते हैं, इसको हम लोग स्पर्मेटोगैमी बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ टाइप होता है सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी में क्या होता है, इस तरह के दो प्राइमरी माइसीलियम होते हैं, एक ये और एक ये। जो प्राइमरी माइसीलियम है आप देखेंगे इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस है, दे हैव वन न्यूक्लियस, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोकैरियोटिक। कैरियो माना न्यूक्लियस, तो ये मोनोकैरियोटिक हाइफा है, मोनोकैरियोटिक हाइफा हैं। तो मोनोकैरियोटिक हाइफा फ्यूज हो जाते हैं।
दो प्राइमरी माइसीलियम आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं, तो सेकेंडरी माइसीलियम कैसा होता है, डाई मीन्स दो, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, डाई कैरियोटिक होता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को सोमैटोगैमी बोलते हैं। सोमैटोगैमी में क्या होता है, कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और यहाँ पर जो सोमैटिक हाइफा होते हैं वो खुद में फ्यूज हो जाते हैं। सो नो सेक्सुअल ऑर्गन प्रोड्यूस्ड। बताओ समझ में आया, क्लियर है टाइप? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको लिखवा देता हूँ थोड़ा थोड़ा इसमें। क्लियर है भाई सबको? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखवा दिया जाए। यस सर। ठीक है, चलिए नोट करो। सबसे पहले प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन नोट करेंगे। The gametes are flagellate, the gametes are flagellate, and the gametes are flagellate, and they are mainly aquatic. The gametes are flagellate and they are mainly aquatic. Full stop. They are naked. That is, they are naked. That is, do not have cell wall. Next point. In fact, next point. They may be, yeah, it may be isogamous, comma, anisogamous, anisogamous, or oogamous. Second, gametangial contact. In this type of sexual reproduction, Antheridia transfer its nucleus to oogonium. Antheridia transfer its nucleus to oogonium with fertilization tube. Full stop. Both sex organ born in same hypha. Third, gametangial copulation. In this type of reproduction, gametangia are formed on different hypha. Full stop. Please repeat this point. In this type of sexual reproduction, gametangia are formed in different hypha. Full stop. They comes in contact directly. They comes
in contact directly and fuses to form zygospore. Sir, fuses to form Zygospore. Next, spermatogamy. In spermatogamy, the male gamete spermatium is non-motile. Full stop. It reaches to trichogyne. It reaches to Sir, repeat. trichogyne. It reaches to trichogyne with the help of water and forms zygospore. It reaches to trichogyne with help of water and form zygospore. Fifth, somatogamy. In somatogamy, no especial. In somatogamy, no special sex organs are formed. No special sex organs are formed. Full stop. Both primary mycelium fuses to form secondary mycelium. Full stop. In secondary mycelium, protoplasm fuses, but nucleus do not fuses. In secondary mycelium, protoplasm fuses, but nucleus do not fuses. Full stop. Secondary mycelium is a dikaryotic hypha. क्लियर है भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आया। तो ये 5 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था जो पाया जाता है। सबको क्लियर है? आयुषी? डायकैरियोटिक को कहा आपने? हाँ क्या बेटा? सर, डायकैरियोटिक कहाँ पर कहा आपने? ये देखो ना, ये 2 न्यूक्लियस है ना, एक ये देखो, ये ब्लैक वाली इसकी न्यूक्लियस है ना ये, और ये व्हाइट वाली इसकी न्यूक्लियस है। दोनों न्यूक्लियस हैं, लेकिन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुई, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइकैरियोटिक बोलेंगे ना। यहाँ पर सब में एक न्यूक्लियस है, तो उसको मोनोकैरियोटिक बोलेंगे, यस सर। है ना। तो प्राइमरी माइसीलिया कैसा है? मोनोकैरियोटिक, और सेकेंडरी माइसीलिया कैसा है? डाइकैरियोटिक। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कितनी तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? ठीक है, the types of asexual spores rather than types of sexual reproduction. Asexual spores. तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, कितने एसेक्सुअल स्पोर होंगे? देखो,
इतनी तरह के सबसे इंपॉर्टेंट पूरे फंजाई में यही चीज है। देखो, सबसे पहला टाइप है जू स्पोर। तो जू स्पोर कैसे होते हैं? जू स्पोर में इस तरह से एक बड़ा सा स्पोरेंजिया होता है ना? एक बड़ा सा स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और इन स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जू स्पोर्स कहते हैं। ठीक है? इन स्पोर्स को हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं, राइट? देखिए, अब क्या है, इस तरह से स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, इनको हम जू स्पोर्स बोलते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, है ना? तो यहाँ पर ये जू स्पोर्स कैसे होते हैं? ये मेनली कहाँ बनेंगे? ये होते हैं एक्वेटिक। कैसे हो सकते हैं? है ना? तो यहाँ पर ये एक्वेटिक होते हैं और कैसे होते हैं? फ्लैजिलेट होते हैं। तो एक्वेटिक होते हैं, फ्लैजिलेट। तो फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब फ्लैजिला कैसा हो सकता है? दे आर फ्लैजिलेटेड कैसे? फ्लैजिला डॉर्सल हो सकता है, ठीक है? वेंट्रल हो सकता है और लैटरल हो सकता है। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला डॉर्सल हो सकता है। देखो डॉर्सल है ना, आगे की तरफ है ना? है कि नहीं? ये कैसा है फ्लैजिला? लैटरल। और ये कैसा है? हाइड साइड, वेंट्रल मतलब पीछे की तरफ है। क्लियर है ना? तो फ्लैजिला किसी की तरफ से हो सकता है। तो पहले हो गए जू स्पोर। दूसरा होता है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर में भी क्या होता है? यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर बनते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये स्पोर्स, इनमें किसी तरह का कोई भी क्या नहीं पाया जाता, किसी भी तरह का कोई भी इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ये स्पोर फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं? एयर के थ्रू फैलते हैं और जर्मिनेट करके नया स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा टाइप, थर्ड टाइप इज क्लेमाइडोस्पोर। ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? ये कब बनते हैं? क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं, मैं लिखवा दूंगा सब एक एक पॉइंट करके, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो क्या होता है, पूरे हाइफा में, ये हाइफा है, हाइफा के अंदर कहीं भी इस तरह से थिक वॉल्ड स्पोर बन जाते हैं। और ये कब बनेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन में। तो जब टेम्परेचर हाई होगा, वाटर नहीं होगा, तो अनफेवरेबल स्ट्रक्चर में इस तरह के क्लेमाइडोस्पोर्स बन जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट कर जाते हैं और नए माइसिलिया का फॉर्मेशन करते हैं। चौथा होता है ओइडिया। ओइडिया, ये हाइफा का अगला पार्ट में प्रोटोप्लाज्म टूट टूट के गिरने लगता है और ये थिन वॉल्ड होते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया नीट में कई बार कि ओइडिया का फॉर्मेशन कब होता है? तो ओइडिया का फॉर्मेशन हमेशा कहां पे होता है? ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब वाटर में होता है। और कब? जब वाटर कैसा होता है? इट इज रिच इन मिनरल। जब वाटर में मिनरल, यही क्वेश्चन पूछा होता है, जब वाटर में मिनरल रिच होता है, रिच इन मिनरल, तब ओइडिया का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन कई बार नीट में और एम्स में भी पूछा जा चुका है, ठीक है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना आपको स्कूल के एग्जाम के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके बिना भी आप, मतलब आपको जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ेंगे एस्कोमाइसिस में एस्को स्पोर बनते हैं, बेसिडियोमाइसिस में बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, लेकिन आपको ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। इसमें से 2-4 पढ़ के भी अपना काम चल सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको स्पोर याद रहेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट बनते हैं कोनिडिया। कोनिडिया जो होते हैं, ओइडिया और कोनिडिया में फर्क क्या है? जो कोनिडिया है, ये बनते हैं कहां पे? दे आर टेरेस्ट्रियल स्पोर। और ओइडिया कहां बनता है? ओइडिया बनता है जाकर के आपका वाटर में। कोनिडिया में क्या होता है? गोल गोल से प्रोटोप्लाज्म ऊपर की तरफ अलग होता जाता है और इस तरह से कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। जिन ब्रांचेस के ऊपर कोनिडिया बनते हैं उनको कोनिडियोफोर कहते हैं। पांचवा, फिफ्थ है एस्कोस्पोर। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एस्कस बोलते हैं। एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर, क्वेश्चन ये पूछा गया, नीट में पूछा जाता है कि कितने एस्कोस्पोर बनते हैं? एक एस्कस के अंदर या तो 4 एस्कोस्पोर हो सकते हैं या 8, 4 और 8 एस्कोस्पोर हो सकते हैं, ठीक है? ये भी कैसे होते हैं? एयर के थ्रू फैलते हैं, नॉन मोटाइल है। छठा, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियम इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। इन बेसिडियम के ऊपर इस तरह से क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको स्ट्रिग्माटा कहते हैं, स्ट्रिग्मा कहते हैं। स्ट्रिग्मा के ऊपर 4 इस तरह से बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 3, इनको हम लोग बोलते हैं, सातवां है
दैट इज डाइकैरियोटिक स्पोर। तो जो डाइकैरियोटिक स्पोर होते हैं ये कैसे हैं, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एसिडियोस्पोर, इन सब में 2-2 न्यूक्लियस हैं। यूरिडोस्पोर, इनमें भी 2-2 न्यूक्लियस हैं। टेलोरोस्पोर, इनमें भी 2-2 न्यूक्लियस हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के हो सकते हैं डाइकैरियोटिक। और डाइकैरियोटिक स्पोर हैं तो किससे बने होंगे? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट, बताओ जल्दी। डाइकैरियोटिक हाइफा से बने होंगे भाई। बोलो भाई, समझ में आ गया? किसी को डाउट हो, कोई स्पोर ना समझ में आया पूछो। तो इतने टाइप के, डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। क्लियर है क्या? एक बार देखिए और कहीं डाउट हो पूछिए। आयुषी, अर्पित, सांची। Yes, sir, it's clear. ओके ग्रेट। तो आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग, है ना। सर 6th वाला थोड़ा 6 वाला बेटा क्या है? देखो इस 6 वाला क्या होता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको एक मिनट रुको, इसको हम लोग बेसिडियो, इसको ये बेसिडियम कहते हैं, है ना। बेसिडियम के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर निकल जाता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है। इस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इन क्राउन लाइक स्ट्रक्चर को स्टिग्मा बोलते हैं, ये स्टिग्मा बोलते हैं। और स्टिग्मा के ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इनको हम बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। देखो ऐसे, ये माइसीलियम हुआ, अब इसमें फर्टिलाइजेशन होना है या एसेक्सुअल स्पोर बनना है। तो पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना, फिर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया, हमने इसको क्या बोला? बेसिडियम। बेसिडियम के ऊपर इस तरह की ब्रांच निकल आई, क्या बोला इसको? स्टिग्मा। इनके ऊपर स्पोर बने, उनको आपने बेसिडियोस्पोर बोला। ओके। क्राउन जैसा दिख रहा है? यस सर। और बताओ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ड्रॉ कर लीजिएगा और मैं आपको जल्दी से लिखवा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा लिख लो, 2-2 पॉइंट बस लिखो, जो पूछा जाएगा सिर्फ वही लिखने की जरूरत है, नोट करेंगे। ज़ूस्पोर। सर एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले रहा है बस। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने। ये सर हो गया। ठीक है, नोट करो। ज़ूस्पोर normally they are naked, that is no cell wall. Normally they are naked, that is no cell wall, full stop. Have 1 to 2 flagella, have 1 to 2 Sir, flagella. no cell wall, non-naked के लिए। हाँ जी बेटा, थोड़ा सा लाउड। सर दोबारा रिपीट करना फर्स्ट टाइम। हाँ जी, फिर से नोट करो। ज़ूस्पोर्स generally they are naked, that is generally they are naked, that is do not have cell wall, full stop. They have 1 to 2 flagella, which may be anterior, comma, posterior or lateral, which may be anterior, comma, posterior or lateral. Next, इसी में एक पॉइंट लिखेंगे, generally they are aquatic in habitat, generally they are aquatic in habitat, generally they are aquatic in habitat. Next, sporangiospour. They develop inside sporangia. Next point इसी में, they are non-flagellated and they are non-flagellated and disperse through air. They are non-flagellated and disperse through air. Next,
Chlamydospore. They are thick-walled spore. They are thick-walled spore. Full stop. Protoplasm round off in some places of hypha. Protoplasm round off in some places of hypha and produces thick wall. Full stop. इसी में लिखेंगे generally formed during unfavorable condition. Next, oidea. कई बार पूछ लेगा ऐसे which of the following is which of the following formed unfavorable condition. इनमें से कौन सा थिक वॉल्ड नहीं है, इनमें से कौन सा थिक वॉल्ड है. उस समय आपको नीट में सब पूछे जाने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओइडिया, they are formed when there is excess of water, sugar and certain salts. They are formed when there is excess of water, sugar and certain salts. Full stop. They multiply by budding. They multiply by budding. Full stop. They are thin-walled spore. They are thin-walled spore. Fourth, conidia. Conidia are non-motile spores. They born on a special type of hypha. They born on a special type of hypha called conidiophore. Fifth, ascospore. They are produced by meiosis. Hence, they are haploid meiospore. They are produced through meiosis. Hence, they are haploid meiospores. इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के. An ascus may contain generally 4 to 8 meiospores. Full stop. Mostly they are 8 in number. ज्यादातर 8 ही होते हैं. क्यों? पहले मियोसिस होती है, फिर एक बार माइटोसिस हो जाती है. हाँ, an ascus generally contain 4 to 8 ascospore. Full stop. But mostly they are 8 in numbers.
नेक्स्ट बेसिडियोस्पोर, they are produced on a special structure basidium, they are produced on a special structure basidium. Full stop. They are formed on a club shaped, they are formed on a club shaped body. Full stop. Next है binucleate spore, binucleate spore. ये 8 होंगे, this is 4th and this is 5th one, this is 6th one, this is 7th one and this is 8th. ठीक है, binucleate spore. These spores are formed by dikaryotic, these spores are formed by dikaryotic secondary mycelium. These spores are formed by dikaryotic secondary mycelium. Full stop. They contain 2 nucleus. Okay. एसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर और टेलुरोस्पोर, ये 3 तरह के होते हैं. नॉर्मली दे आर थिक वॉल्ड, है ना, नोट कर लेंगे, दे आर थिक वॉल्ड. ठीक है, तो ये थे हमारे सभी एसेक्सुअल स्पोर. क्लियर भाई? The contain जनरली दे कंटेन 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस में पाई जाती है. नॉर्मली दे 2 न्यूक्लियस होती है. क्लियर है भाई सबको? इन तीनों स्पोर्ट्स को आपने क्या नाम दिया था? ये एसिडियोस्पोर, ये देखो लिखा ना, ये बाय डाइकैरियोटिक, ये लिखा ना डाइकैरियोटिक स्पोर्स, ओके सर. है ना, तीनों को. तो ये देखो मैं बता देता हूँ, तीनों एक डिजीज, एक आप बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाली डिजीज है. उस डिजीज का नाम है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट. सुना होगा ब्लैक रस्ट. तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये व्हीट के फील्ड खेती को पूरी की पूरी बर्बाद कर देती है जहां पे हो जाती है. और इससे फेमाइन भी कई बार, एक बार इससे एक बार फेमाइन भी फैल चुकी है इस डिजीज से, क्योंकि ये पूरी गेहूं की फसल को बर्बाद कर देती है. ब्लैक रस्ट एक फंगस से होता है. इस फंगस का नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनिस. पक्सीनिया, उस फंगस का नाम पक्सीनिया, जिसमें तीनों स्पोर बनते हैं. पक्सीनिया वो फंगस है जिससे ब्लैक रस्ट डिजीज होती है, उसमें तीनों फंगस बनते हैं. क्लियर है भाई? हाँ जी, क्लियर है तीन लोगों को? ठीक, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं. अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. अब देखो, मेरी बात को समझिए ध्यान से, गौर से. तो नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. देखते हैं फंजाई को कैसे क्लासिफाई किया गया. देखो, किंगडम माइकोटा मतलब किंगडम फंजाई. सर ये हमने कर लिया था. कर लिया था ना? यस सर. अच्छा, मैं वही तो कह रहा था स्टार्टिंग के क्लास में कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था. यस सर, आपने काफी करा दिया था क्लासिफिकेशन हाँ नोट. ठीक है. अच्छा, मैंने ये भी बताया था ना कि हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया गया है. हमारे एनसीईआरटी में देखो, हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है फाइकोमाइसिटीज, है ना, फाइकोमाइसिटीज दिया गया. पहला फाइकोमाइसिटीज दिया एनसीईआरटी, दूसरा दिया गया बेसिडियोमाइसिटीज, है ना, और तीसरा दिया गया है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये वाला. ठीक है, यहाँ पर जाइगो और एस्को नहीं दिया गया है ना, तो यहाँ पर एक एक फंजाई दिया गया. ठीक है, यहाँ पे ये दो गायब हैं, जाइगोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज. देखिए, है ना, नहीं ना, एस्को भी नहीं है.
नहीं, एस्को है, फाइकोमाइसिटीज है, और दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, और तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा ये है। यहाँ पर एक ये लोग खा गए हैं जाइगोमाइसिटीज, सिर्फ एक फंजाई गायब है, बाकी 3 दे रखा है। तो और इन्होंने डायरेक्टली ऐसे दे दिया गया कि फंजाई इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ये ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना? तो देखो, अब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि फंजाई को हम डिवाइड करते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि दे दिया गया है डायरेक्टली, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं दिया गया आपके सिर्फ एनसीईआरटी में। यही डिफरेंस है जो हम पढ़ रहे हैं और जो एनसीईआरटी में दे रखा है। आप एक बार साइड में एनसीईआरटी रखेंगे, आप कंपेयर करते जाइए। मैंने बताया था कि फंजाई को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया गया 2 क्लास में। पहले वो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता था, उनको हमने बोला है इम्परफेक्ट फंजाई, तो इनको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। पूछा जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई किसको कहते हैं? तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता उनको हमने एक ग्रुप में रखा, कहा ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके बाद वो सब फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनको हमने एक अलग ग्रुप में रखा। इनमें 2 रखे, एक प्रिमिटिव फंजाई, दूसरे एडवांस फंजाई। प्रिमिटिव फंजाई वो हैं जिनमें माइसिलियम एसेप्टेट है। मैंने बताया था कि डेवलपमेंट में वो फंजाई पीछे हैं जिनमें एसेप्टेट माइसिलियम पाया जाता है। तो देखिए, इनमें माइसिलियम एसेप्टेट है। दूसरे हमने कहा एडवांस फंजाई जिनमें सेप्टेट माइसिलियम है। अब हमने प्रिमिटिव फंजाई को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब एसेप्टेट माइसिलियम वाले को, फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हमने कहा एल्गल फंजाई, याद रखिएगा, पूछा जाता है एल्गल फंजाई किसको बोलते हैं? फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं। दूसरी जाइगोमाइसिटीज, इसमें कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। कॉन्जुगेशन क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, याद है ना? ठीक है। इसके बाद सेप्टेट माइसिलियम वालों को, है ना, इनको हमने बोला यूमाइकोटा, मतलब नए वाले फंजाई। यू मतलब न्यू, माइकोटा मतलब फंजाई, नए वाले फंजाई, एडवांस फंजाई। इनको हमने 2 पार्ट में, एस्को और बेसिडियो। एस्कोमाइसिटीज में क्या, एस्कस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए एस्कोस्पोर बनते हैं, इसलिए इसको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियो स्पोर बनते हैं, इसीलिए बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं। बोलो, क्लियर है ना? हाँ जी भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज से। तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज में नोट करेंगे, पहले ये लेंगे फाइकोमाइसिटीज। फर्स्ट पॉइंट, दे हैव एसेप्टेट सिनोसिटिक हाइफा, they have एसेप्टेट सिनोसिटिक हाइफा। पहला मैंने आपको बताया फाइकोमाइसिटीज, so they have एसेप्टेट सिनोसिटिक हाइफा, पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो सब दिया हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू जूस्पोर, जूस्पोर, फुल स्टॉप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through isogamy and anisogamy. Anisogamy. Sexual reproduction takes place through isogamy and anisogamy. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, एस्कोमाइसिटीज। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल इसका है, इसका आप एग्जांपल लिखिएगा। इसका एग्जांपल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टोन। क्या काम करता है? फाइटोप्थोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेस्टोन एक फंगस है,
ये इसी क्लास का मेंबर है। मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ, फाइटोफोरा। जितने एग्जाम्पल बताऊं याद रखिएगा पक्का। फाइटोफथोरा इन्फेस्टॉन, ये फंगस क्या फैलाता है? ये एक बीमारी फैलाता है, लाइट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसमें पोटैटो का ट्यूबर सड़ जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, कई बार पूछा गया नीट में, दिस फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट आयरिश फेमाइन। इस फंगस की वजह से एक बार आयरलैंड में फेमाइन आ गई थी, तो इसे ग्रेट आयरिश फेमाइन के लिए ये फंगस रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट आयरिश फेमाइन। मैं आपको ये दिखा देता हूं अगर मेरे पास होगा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन। Give me 1 second. इधर क्या फाइटोप्थेरा, हाँ है, ये देखो। ये फंगस है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन, ऐसे है। ये इस तरह से लीव्स में चला जाता है, लीव्स को ब्लैक कर देता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, स्पोर्स बनाता है। इसके स्पोर्स मॉइस्चर के थ्रू फैल जाते हैं और ये पूरे आलू को, पोटैटो को इन्फेक्ट कर देता है। और इस तरह से पोटैटो को का जो ट्यूबर होता है, ये इन्फेक्टेड ट्यूबर होता है। ट्यूबर पूरा ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है और सड़ जाता है। ठीक है ना? ये है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन। ये इस तरह का फंगस होता है, इस तरह। क्लियर? इसी को हम लेट ब्लाइट डिजीज कहते हैं, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम टिप पे होना चाहिए, बहुत कॉमन चीज है। दे आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है? और कैसे फैलता है? जो स्पोर्ट्स के थ्रू फैलता है, ये देखिए। ठीक है? आयुषी, अर्पित, सांची, क्लियर है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आपने जस्ट आपने कन्वीनियंस के लिए और किसी के लिए नोट करने की जरूरत नहीं, लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जाइगोमाइसिटीज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जाइगोमाइसिटीज। देखो, जाइगोमाइसिटीज का जो जाइगोमाइसिटीज का जो एग्जांपल है वो है ये राइजोपस, है ना? तो राइजोपस भी ऐसा होता है और इसी तरह से एक फंगस होता है म्यूकर। आजकल एक डिजीज फैली हुई ना, ब्लैक फंगस यस सर। फैली ना, क्या है वो? यही है ब्लैक फंगस, इसी का भाई है, यही है समझो। म्यूकर उसको बोलते हैं, ये राइजोपस है ना? और उसको म्यूकर बोलते हैं। ब्लैक फंगस और कुछ नहीं है। ब्लैक फंगस कोई नया नहीं आया, ब्लैक फंगस पहले से पाया जाता है ना? वो हमारे आपके नाक के थ्रू अंदर चला जाता है और ग्रो करता है, हेल्दी आदमी में पाया जाता है। लेकिन जिस बंदे को कोरोना हो जाता है, उस बंदे के अंदर ये ग्रो करने लगता है बहुत तेज से, और नाक के थ्रू अंदर की तरफ फैलता जाता है आईज में, उसकी आंखें निकालनी पड़ जाती हैं। और आंखें अगर नहीं निकाली गई तो इंसेक्शन पहले पूरी आईज खराब हो जाती है, फिर ब्रेन में चला जाता है, फिर आदमी मर जाता है। तो ब्लैक फंगस यही है, यही। और ब्लैक फंगस जाइगोमाइसिटीज का ही मेंबर है। नोट करो, देखो, इसमें इस तरह के ये सबस्ट्रेटम है, ये राइजोइड्स फैले होते हैं जिनसे न्यूट्रिशन लेता है। ये इसका आपको हाइफा दिख गया, है ना? और इस तरह से ये स्पोरेंजियम है ना? और स्पोरेंजियम के अंदर ये इस तरह से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना? ये म्यूकर म्यूकर ये से पाया, राइजोपस और म्यूकस दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। एंड दिस इज माइसीलियम। नोट करेंगे जाइगोमाइसिटीज, सेकंड वाला, जाइगोमाइसिटीज।
It is terrestrial fungus. Mostly saprophytic, मतलब mostly saprophytic, that is grow on dead and decaying substance, grow on dead and decaying substance. Next point, mycelium is cenocytic aseptate. Next, hyphal wall is made up of chitin. Hyphal wall is made up of chitin. Hyphal wall is made up of chitin. Next point, motile cells are absent. किसी भी तरह का मोटाइल गैमीट या स्पोर नहीं पाया जाता. मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट. स्टार बना लेंगे, क्वेश्चन है ये. Sexual reproduction takes place through conjugation, or sexual reproduction takes place through conjugation or gametangial copulation. Or gametangial copulation. That's why they are called conjugation fungi. Gametes are multinucleate. Example rhizopus. rhizopus को बोलते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड. एक एग्जांपल राइजोपस हो गया. दूसरा मैंने बताया म्यूकर को बोलते हैं, ये गोबर के ऊपर उगता है, इसको बोलते हैं डंग मोल्ड. ये गोबर के ऊपर, तो नोट करेंगे म्यूकर डंग मोल्ड है और राइजोपस ब्लैक मोल्ड है. क्लियर भाई? आयुषी क्लियर? Yes, sir. अर्पित, सांची? Yes, sir. Okay. Next heading A, ascomycetes. अब देखो एस्कोमाइसिटीज में आपको दिखा देता हूं. देखो ये एक फंगस है जिसका की नाम है पेजाइजा. याद रहेगा तो बढ़िया है, नहीं याद रहेगा तो भी कोई बात नहीं. पेजाइजा इसका नाम है. ये इस तरह से कप के शेप का होता है. इसमें ऊपर की तरफ जो लेयर है इसको हम एपोफाइसिस बोलते हैं. एपोफाइसिस में दो चीजें पाई जाती हैं. क्या? एक तो ये जो आपको दिख रहे हैं एस्कस, है ना, और ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं इनको स्टेराइल हाइफा बोलते हैं. दे आर स्टेराइल हाइफा. एस्कस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है. इसके अंदर एस्कोस्पोर बना है, देखो 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8। एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं तो देखो, एक होती है, दिस इज एस्कस मदर सेल, एस्कस मदर सेल। तो एक एस्कस मदर सेल होती है, कैसी होती है, ये भाई साहब डिप्लॉइड होती है। एस्कस मदर सेल में क्या होती है, मियोसिस। हमको पता है मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बने, 4 हैप्लॉइड सेल। तो कई में 4 ही बनती हैं। फिर इसके बाद अगला डिवीजन, तो पहले मियोसिस, अगला डिवीजन होता है माइटोसिस। माइटोसिस में हमें बनता है, पता है कि 1 से 2 सेल बनती हैं, तो ये चारों हैप्लॉइड हैं। तो पहले मियोसिस हुई, 4 सेल बनी, अब इन 4 सेल दुगनी हो जाती हैं, कितनी हो गई, 8 एस्कोस्पोर बन गए। तो मैंने बोला कि एस्कोस्पोर कई में सिर्फ मियोसिस होती है तो उसमें 4 ही स्पोर बनते हैं, कई में दोनों होती है तो 8 बनते हैं, बट इस 8 बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि एस्कोस्पोर कितने बनते हैं तो आप आंसर देंगे 8। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखेंगे। दे आर कॉल्ड, ये बहुत कलर के होते हैं, दे आर कॉल्ड पिगमेंटेड मोल्ड, रंगीन फंजाई। दे आर कॉल्ड पिगमेंटेड मोल्ड, as they are called pigmented mold, as they are brown, green, blue, as they are brown, green, blue or pink in color. They are brown, green, blue or pink in color. Next point. They are saprophytic, comma, decomposer or parasitic. They are saprophytic, decomposer or parasitic in nutrition. ईस्ट इसी का मेंबर है, नोट करेंगे। ईस्ट इज द ओनली फंजाई which is unicellular. Yeast is the only fungi which is unicellular. Next point, they have partially septate hypha. They have partially septate hypha which bear a central pore, which bear a central pore, जिसके बीच में छेद होता है। और सेंट्रल क्या बोला था? They are partially septate hypha which bear a central pore called a central pore called septal pore, मतलब बीच में छेद होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल is made up of chitin, next asexual reproduction takes place through, asexual reproduction takes place through, asexual reproduction takes place through budding or oidia formation. Asexual reproduction takes place through budding or oidia formation. Next point, sexual reproduction takes place through
गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट और फ्यूजन ऑफ हाइफा, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफा, takes place in these fungi. Next point, ascus contain 4 to 8 haploid ascospore, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया ईस्ट इसका एग्जाम्पल है, दूसरा एक इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम सिर्फ लिख लो आप, पेनिसिलियम, ये वही फंगस है जिससे पेनिसिलिन बनाई जाती है, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये वही फंगस है। तो पेनिसिलियम और ईस्ट दोनों इसके रिप्रेजेंटेटिव फंगस। मॉरल सुना है क्या? मॉरल सुना है किसी ने? नो सर। गुच्ची सुना है? नॉट गुकी, गुच्ची सुना है किसी ने? नहीं सुना? ये एस्कोमाइसिटिस समझ में आ गया? गुच्ची एक फंगस है, मशरूम है। आज की डेट में इंडिया में, दिल्ली में इसकी कीमत होगी 30,000 रुपए किलो, 30,000 रुपीज किलो। और ये गुच्ची सबसे न्यूट्रिटिव फंगस है और ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है हिमाचल में, कुछ जगहों में उत्तराखंड में। और ये फंगस वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली फंगस है, मतलब सबसे कॉस्टली मशरूम है। और इसकी खास बात, इसको उगाया नहीं जा सकता है, नेचुरली ही उगता है ना। तो मॉरल उन्हीं को बोलते हैं। तो मॉरल दे आर एस्कोमाइसिटिस के वो मेंबर होते हैं, मॉरल से होते हैं। क्लियर क्या? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेसिडियोमाइसिटिस। तो हमारे दो फंगस बचे हैं, बेसिडियोमाइसिटिस और दूसरा हमारा आएगा फंजाई इम्परफेक्टाई। और फंजाई हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंजाई कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और फंजाई के बाद क्या है, इसका वायरस और लाइकेन दे रखा है ना एनसीईआरटी में। और ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में, मतलब ये यूनिट हमारी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग प्लांट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा फिनिश कर देंगे। वायरस में पढ़ा दूंगा आपको, लाइकेन में पढ़ा दूंगा आपको बेसिडियोमाइसिटिस। तो बेसिडियोमाइसिटिस आप देख थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। बेसिडियो ड्यूटेरो में तो कुछ नहीं है, ड्यूटेरोमाइसिटिस में वेरी स्मॉल, ड्यूटेरो तो खत्म हो जाएगा। बताएं भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पे? नो, अच्छा आयुषी No, समझ आ गया? sir. सांची, अर्पित, एनी डाउट? सर इसमें से नहीं है, पर सर थोड़ा पुराना है सर, मैं पूछ सकता हूँ? क्या बेटा? सर इसी टॉपिक में से नहीं है, मैं थोड़ा पिछले टॉपिक में से है सर, पूछ सकता हूँ? बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। सर किंगडम फंजाई को सर हम माइकोटा किंगडम भी बोलते हैं ना? हाँ माइकोटा भी बोलते हैं, राइट। और सर किंगडम मोनेरा को हम प्रीवियसली क्या बोलते थे? उसको भी माइकोटा बोलते थे? हाँ उसको वो एक्चुअली क्या है ना कि उसमें हमने जितने सारे वो निकाले थे, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म हमने निकाले थे, फंगस से निकाले थे। तो पहले हम लोग क्या करते थे, माइकोटा में उनको भी रखा हुआ था, है ना। तो जिसको आज की डेट में, पहले एक ओल्ड मतलब जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं था, तब एक ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसको माइकोटा बोलते थे। तो माइकोटा में हमने वो जो आपके स्लाइमोड्स वगैरह वो भी माइकोटा में आते थे, फंगस भी माइकोटा में आते थे, ठीक है। और बाकी के जितने सारे ऑर्गेनिज्म थे, है ना, वो इसमें आते थे, मतलब जो हमने जैसे प्रोटोजोआ थे, तो प्रोटोजोआ वाज पार्ट ऑफ
एनिमल की एनिमलिया, और एल्गी वाज पार्ट ऑफ, मतलब वो जो आपके ये थे, जो एल्गी थे गोल्डन ब्राउन एल्गी, है ना? तो Yes, sir. वो डायटम्स वगैरह वो सब प्लांट का पार्ट थे। तो वो तो सब प्लांट और एनिमल किंगडम के हो गए। अब बचा एक किंगडम जिसमें रखा गया था, ये स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया था, फंजाई को, उस पूरे किंगडम को मिला के माइकोटा बोलते थे। तो इसीलिए उसको माइकोटा बोलने के, तो प्रीवियसली हम इसको माइकोटा बोलते थे। बाद में हमने माइकोटा को डिवाइड कर दिया और हमने कहा कि इसमें से जो स्लाइम मोल्ड हैं उनको निकाल के आप रख दो किसमें? किसमें? प्रोटिस्टा में, और इसको रख दो फंजाई में, ठीक है? इसीलिए कॉमनली इनको हम दोनों को पहले माइकोटा कहा करते थे। अब समझ आया क्या रीजन? Yes, sir. मेरे को लगा सेम है, ना कंफ्यूजन। ना ना ना, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है। तो कहीं कहीं पे आपको माइकोटा लिखा मिल जाएगा, ये इट्स ओल्ड क्लास, अब हम इसको फॉलो नहीं करते, इसीलिए आप कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा आपको माइकोटा, है ना? तो Yes. माइकोटा फंजाई मतलब, और माइको वर्ड मतलब होता है फंजाई होता है, इट्स लैटिन वर्ड, माइको मींस हो फंजाई होता है। इसीलिए फंजाई की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, है ना? yes, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी, है ना? तो माइकोटा, फाइकोटा, फाइकोटा भी था, वो एल्गी वाला था। तो धीरे-धीरे क्लासिफिकेशन चेंज हो गया और अब ये, ठीक है? yes, sir. राइट, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Thank you, sir. वेलकम, बाय।